हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों हमने पढ़ लिया था भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो दोस्तों हम लोग घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें जो आगे चैप्टर दिया हुआ है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं कि नोट्स में क्या क्या दिया है दोस्तों देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध जन्म के पूर्व से समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था और इन्हें 16 यानी 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक तथा गांधार। दोस्तों जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं, जैसे अंग, बंग, मलय, अच्छ, थोड़ा सा इसको दोस्तों सेट कर दें। तो दोस्तों वच, मगध, इसको मगध बोलते हैं, मालव, कोच, लाड़, मोली या मल्ल, कौशल, काशी, पाठ, समुत्तर, अवध एवं वजी। तो दोस्तों पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। तो ये हैं चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर का निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सूत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ महाजनपद का नाम है तो दूसरे तरफ आधुनिक स्थल और फिर राजधानी। तो कुरु किसको कहते थे? तो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर को, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पंचाल तो वर्तमान का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद हुआ करता था। अहिर तथा कौपिल्य इसकी राजधानी थी। सुरसेन मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता है और इसकी राजधानी मथुरा थी। फिर वत्स, प्रयागराज तथा बांदा, तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे है कौशल, जो अवध का भी क्षेत्र है, जिसको अयोध्या मंडल भी कहा जा गया है। तो इसकी राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी। तो दोस्तों मल, देवरिया जिला, जो वर्तमान का देवरिया जिला है, उसको मल्ल कहा जाता था। तो इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। फिर काशी, तो इसकी अभी वाराणसी राजधानी भी वाराणसी थी। अंग, भागलपुर तथा मुंगेर, चंपा, मगध,
दक्षिणी बिहार और पटना या गया जिला। राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। आगे दोस्तों देखते हैं कि वजीद जो अभी का मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा है, राजधानी हुआ करती थी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी। फिर चैदी बुंदेलखंड। सोथिवती राजधानी मत्स्य है, अभी का जयपुर, तो इसका राजधानी विराटनगर हुआ करता था। फिर अस्मक गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, राजधानी पोतन या पोटिल। अवंती पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र, उज्जैनी तथा महिष्मती। उसके बाद दोस्तों गांधार, अभी का पेशावर और रावलपिंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। फिर कंबोज दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा, इसकी राजधानी हुआ करती थी राजपुर और हाटक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त किया एवं अंधगोत्तो कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। परसेन जीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक के केशपुत्र के कलाम, रामगाम के केलिया, पावा और कुशीनारा के मल, पिपली वन के मौर्य और आदि गणराज्यों पर अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार परसेनजीत जो थे वो 5 राजाओं का एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल के राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल के समय या बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती बन गई थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात होता है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी थी कहाँ, पावा यानी पंडरौना, और दूसरे की कुशीनारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भागों में चैदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी। तो दोस्तों इसका निचोड़ ऊपर में दिया हुआ था कि किसकी कौन राजधानी है और कौन सा इसका आधुनिक स्थल है। तो पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चैदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल के यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वपन वासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभागों में स्थित है।
महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पंचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले से मिलकर बनता है। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कन्याकुज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पंचाल महाजनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल, पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पंचाल महाजनपद जो थी वो मूलतः एक राजतंत्र थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समयवाही के गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान का अलवर डिस्ट्रिक्ट और भरतपुर का एक भाग सम्मिलित है। इसकी राजधानी विराट, जिसके नाम विराट की स्थापना विराटनगर नामक राजा द्वारा की गई थी। आप देखते हैं आगे दोस्तों, सूरसेन महाजनपद की आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे या तट पर स्थित था। तो इसे याद रखिएगा कि अस्मक महाजनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने के बाद बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा। बुद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भूभाग में दो जनपद थे। ये जनपद गांधार और कंबोज था। गांधार जो है वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी जिलों में स्थित है। रामायण से यह ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा नगर पुष्पकलावती। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में 4 कौशल, मगध, वत्स, अवंती अत्यंत शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये हैं काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन और शेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिला है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के साक्ष्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुल्ली, केशपुत के कलाम, रामागम की कौली, कुशीनगर का मल्ल, पावा का मल्ल, पिप्पली वन के मौर्य, वैशाली का लिच्छवी तथा मिथिला का विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीन सिक्कों को
आहित सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे। उसके ऊपर ठप्पा मारकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहे गए। ये सिक्के 6ठी शताब्दी पूर्व मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व या हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसके बाद लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह कर मगध को उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। दूसरा विवाह वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महा कौशल के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध ने उससे कांसी की प्रांत प्राप्त हो गए। अन्य कुछ वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह करके मद्रों की सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ से निमित्त प्रदान कर दिया। दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुनिक यानी अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन में प्रारंभिक वर्षों में मगध कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु और कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर इसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती का विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। इससे मगध राज्य की पश्चिमी भाग मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग को वत्स के ऊपर का अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन हो गया। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने के बाद पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काक वर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में आयोजन हुआ था वैशाली में। इसकी संगति में बौद्ध संघ के 2 संप्रदाय स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गया। बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि के अनुसार कालाशोक 10वां पुत्र ने सम्मिलित होकर या सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारी का शासन 344 ईसा पूर्व लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था।
विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराणों में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि में उसे उग्रसेन। तब पुराणों के अनुसार महापद्म शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी नाई के पिता वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें 9 नंद कहा गया। यह कहा जाता है महाबोधि वंश। इनके नाम उग्रसेन, पांडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णनाग, दस सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। तो यहाँ तक हमने देख लिया। ये सब हम लोग देख चुके हैं। हर्यक वंश, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, फिर शिशुनाग में ये तीनों, फिर नंद में महापद्म नंद। आगे देखते हैं दोस्तों। महापद्म नंद को कली या अंश सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक क्षत्र शासन की स्थापना कर एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वो इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पांचाल, कासय, हेहय, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हेहय ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष, वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हाथी गुफा के अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंदवंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसने अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। तमिल और सीली ग्रंथों में उसका अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाल उसका सेनापति था। धनानंद और जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा, असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र था। वह उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में हुआ था। नंद शासक के जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इनकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा अस्तुलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। दोस्तों ये शासनकाल आप देख लीजिए। अब दोस्तों आता है इससे संबंधित प्रश्न को जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे तो चांदी के थे। इसका डिटेल आप देख सकते हैं कि प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के जो चांदी के बने इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, अहिच्छत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों की सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं कि क्या क्या सुमेलित होता है। तो आंसर ए दिया हुआ है, तो दोस्तों आंसर सी दिया हुआ है। तो ए का जो हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। अवंती उद्यन का हो जाएगा 2, वत्स, प्रसेनजित का हो जाएगा कौशल और अजात शत्रु का हो जाएगा मगध। आगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, चंड
प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के राजा थे। अवंती का शासक था। बुद्ध काल में उसे अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय मगध के साथ चंद प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। ये पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखीय समक्ष से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो पहला में है मत्स्य, 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 बी में अवंती, सी वत्स यहाँ पे है और यहाँ पे अंग है। प्राचीन नगर जो महाभारत है महाभारत से दोनों में उल्लेखित है। तो दोस्तों इसका देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ स्टार मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों कि या तो आंसर में कन्फ्यूजन है या फिर आंसर एक से अधिक है लेकिन एक से अधिक आंसर नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत के चित्तौड़गढ़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत या महाभारत से दोनों में मिलता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं इसका विस्तार। विराट नगर यानी विराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पे व्यतीत किया था। इसका उल्लेख भी महाभारत या महाभारत से मिलता है लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं दिया हुआ है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, जो अजातशत्रु का बेटा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मगध राज्य या मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर से गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से, पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो इसका आंसर बी होगा कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था? तो उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। उद्दीन वाजदाता की दंत कथा संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी से हुआ था या शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है आंसर की जगह में। तो इसका देख लेते हैं। कपिल वस्तु का शाक्य, सुमसुमागिरी के भग्ग के बुल्ली, केशपुत के कलाम, रामगम के कौली, कुशीनगर के मल, पावा के मल, पिपली वन के मैरी, वैशाली के लिच्छी, मिथिला के विदे। योधय जो है
गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया था। बाद में समुद्रगुप्त ने प्रयाग शक्ति प्रशस्ति में भी इसका योधय गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल तक विद्यमान था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी शासक द्वारा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ी उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक और लिच्छवी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों। हम और आगे क्वेश्चन है इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।